नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि हर कोई बहाना ढूंढ रहा है कि हम क्यों हारे, और हर किसी का निशाना ममता बनर्जी है। किसी ने सोचा नहीं था कि ममता बनर्जी को इस तरह से लोग टारगेट करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। और वैसे भी जिस तरह का फेलियर हुआ है ममता बनर्जी का, उसके बाद तो उनको निशाना बनना ही था। लेकिन आज की तारीख में ऐसे लोग जो कभी ममता बनर्जी के सामने सिर उठा करके, आंख मिला करके बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, वो भी ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं और ममता बनर्जी को चुन चुन करके सुना रहे हैं। एक तरह से कहें तो गाली देना ही उसको कहेंगे। यही ममता बनर्जी जब चुनाव जीत रही थी तो अपने सामने किसी को कुछ समझ नहीं रही थी। वो ये भूल गई थी कि जिस दिन वो हारेंगी तो उनके ये जो चमचे हैं ना, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। और आज यही स्थिति उनके सामने है। अब तो लोग उनकी हर बात पे, हर फैसले पे उंगली उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मनमाने फैसले लिए। ये उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। दो ही लोगों को दोष दिया जा रहा है, ममता बनर्जी को और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को। पहले किसी ने सोचा नहीं था कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर उंगली उठा सके, लेकिन आज ये हो रहा है। और देखिए, उंगली तो प्रशांत किशोर पर भी उठ रही है और उनके आईपैक पे उठ रहा है। आईपैक जो कंसल्टेंसी फर्म है, इलेक्शन के लिए कंसल्टेंसी करती है, उस आईपैक को लेकर के तृणमूल के अंदर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। और जिन लोगों ने आईपैक पे उंगली उठाई है वही ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने पार्टी को गिरवी रख दिया आईपैक के पास, और पार्टी के सारे डिसीजन, सारे निर्णय कौन ले रहा था? पार्टी के सारे निर्णय आईपैक ले रही थी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि उनको बताया जाता था कि किस दिन प्रधानमंत्री को टारगेट करना है, किन शब्दों में टारगेट करना है, कौन कौन सी गालियों का इस्तेमाल करना है, ये सब आईपैक के लोग उनको बताते थे। और आज जब तृणमूल हार गई है तो सारा गुस्सा उनका ममता बनर्जी के ऊपर उतर रहा है और एक तरह से तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह की स्थिति है। देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो तुरंत चुनाव परिणाम आए हैं। अभी आप देखिएगा ये चीज और बढ़ेगी आगे। और खबर ये आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस में बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसके जो विधायक हैं वो बड़ी संख्या में टूटने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। और सिर्फ विधायक ही नहीं, जो उनके सांसद हैं दिल्ली में, वो भी खुश नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का खेल खत्म हो गया है और वो भी पाला बदल सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और देखिए, तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं कल्याण बनर्जी। अब कल्याण बनर्जी का यह कहना है कि आईपैक ने हाईजैक कर लिया है, तृणमूल कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है और जानबूझ करके उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में डिवीजन पैदा किया है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं कल्याण बनर्जी। आपने देखा होगा वो संसद में किस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। वो अपनी बदतमीजियों के लिए जाने जाते हैं। वैसे कल्याण बनर्जी बड़े वरिष्ठ हैं, लेकिन संसद में उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि किसी भी तरह से उसको संसदीय नहीं कहा जा सकता। स्पीकर के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी वो करते रहे, जैसे टारगेट करते रहे, लेकिन आपको याद होगा उनका महुआ मोइत्रा के साथ भी बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ था। महुआ मोइत्रा के साथ, महुआ मोइत्रा को उन्होंने घर तोड़ने वाली कहा था, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी थी और महुआ मोइत्रा ने उनको सुअर कह दिया था, इनडायरेक्टली, नाम लेके तो नहीं कहा था। तो ये इस तरह के मिजाज के हैं। और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बड़े करीबी हुआ करते थे, क्योंकि शुरू से जब तृणमूल कांग्रेस बना था तब से कल्याण बनर्जी साथ में थे। अब कल्याण बनर्जी का यह कहना है कि ममता बनर्जी की गलतियों की वजह से तृणमूल कांग्रेस हारी है। वो सीधा सीधा आरोप आईपैक पे लगा रहे हैं कि आईपैक को इतनी अथॉरिटी किसने दी, आईपैक को इतनी अथॉरिटी किसने दी? कल्याण बनर्जी का कहना है कि यह ममता बनर्जी ने दी और इसी वजह से पार्टी हारी है। अच्छा, एक दूसरे स्पोक्स पर्सन उनके हुआ करते थे, रिजू दत्ता। उनको पार्टी ने निकाल दिया है क्योंकि रिजू दत्ता ने यह कहा कि भाई चुनाव हारने के बाद
उनकी जान बचाई है भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल हुआ क्या, रिजू दत्ता का यह कहना है कि जब शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई तो उस वक्त माहौल इतना गर्म हो चुका था, इतना सरचार्ज था कि कम से कम 5,000 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो सकती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो मैच्योरिटी दिखाई और हॉस्पिटल से बाहर निकल करके जब यह कहा कि भाई किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, हर किसी को कानून का पालन करना है, तो उससे लोग कंट्रोल में आए और कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। तो रिजू दत्ता को यह कहने के लिए इस बयान के बाद उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वही रिजू दत्ता अब ये कह रहे हैं, देखिए कैसे मन बढ़ता है, अब वो पार्टी से तो निकाल दिए गए हैं और ये रिजू दत्ता कि उनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ऐसे जितने भी तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जो अब पाला बदलना चाहेंगे, तड़प करके इस तरफ से उस तरफ जाना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अब ये जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ, शुभेंदु अधिकारी की तारीफ, वैसे रिजू दत्ता का ये आरोप है कि वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उनके सामने ये शर्त रखी गई कि उनको 50 लाख रुपए टिकट के लिए देना पड़ेगा। 50 लाख रुपए। तो ये सब लोग ममता बनर्जी की पोल खोलने में लगे हुए हैं। सोचिए, ये आरोप कि 50 लाख रुपए के बदले में टिकट दिया जा रहा था, ऐसे आरोप तो मायावती के ऊपर लगते रहे उत्तर प्रदेश में कि पैसे लेके वो टिकट बांटती हैं। बिहार में भी चिराग पासवान के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो स्पोक्स पर्सन था, अब वो इस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ हो गया कि उसने कहा कि 50 लाख रुपए मुझसे मांगे गए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां से बात खबर ये आ रही है कि सारे लोग खुल करके ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। सारे लोग, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा, यहां तक कि जो विधायक हैं वो भी विद्रोह की स्थिति में हैं और जो सांसद हैं वो भी विद्रोह करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, ये दत्ता क्या कहते हैं, ये बड़ी खतरनाक बात कहते हैं। ये कहते हैं कि जिस समय आईपैक के चीफ के घर में जब वो रेड हुई ईडी की, तो वहां पे ममता बनर्जी पहुंच गई आईपैक के डिफेंस में और वहां से वो डॉक्यूमेंट भी उठा के ले गई। वो कहते हैं कि ये तो ऐसा अपराध है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और वो जेल जा सकती हैं। यह रिजू दत्ता का कहना है, जो पहले उनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। तो सोचिए कि लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, कितने खुल के ये कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी की अब गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ये आईपैक वाला जो रेड हुआ उसमें ममता बनर्जी वहां पे पहुंच जाती हैं डीजीपी के साथ, दूसरे अधिकारियों के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, और वहां पहुंच करके वो वहां से डॉक्यूमेंट्स उठा के ले जाती हैं, जिसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, रिजू दत्ता के अलावा दो और तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं जो राजगंज के पूर्व विधायक हैं कागेश्वर रॉय और अलीपुरदार के विधायक हैं सौरभ चक्रवर्ती। उन्होंने भी कहा कि भाई आईपैक का दखल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वही तृणमूल कांग्रेस की इस शर्मनाक हार के लिए जिम्मेवार है। क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ और पार्टी के जो ग्रास रूट वर्कर्स थे उनको ओवरलुक किया गया, उनको इग्नोर किया गया, उसी वजह से ये तृणमूल कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार हुई है। देखिए, ये लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने गलती की है। पहले आप कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई भी तृणमूल का कार्यकर्ता सामने आता और इस तरह से उनको टारगेट करता। बात बिल्कुल स्पष्ट है, ममता बनर्जी का इकबाल खत्म हो चुका है। इकबाल खत्म हो चुका है। जब तक वो सत्ता में थी उन्होंने लोगों को डरा धमका करके रखा, लेकिन जैसे ही वो सत्ता से बाहर हुई हैं उनके अपने कार्यकर्ता उनके खिलाफ हो गए हैं और खुल के बयानबाजी कर रहे हैं। और जहां तक पब्लिक की बात है, पब्लिक तो अब इस तरह से बयानबाजी कर रही है और अपने गुस्से का इजहार कर रही है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। लोग खुल करके ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने गुंडागर्दी की पश्चिम बंगाल में और उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और जिस मुस्लिम तुष्टीकरण को ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया, और पहले लोग डर से बोलते नहीं थे, आपको भी ऐसे विजुअल्स मिल जाएंगे, ऐसे बाइट्स मिल जाएंगे। एक बाइट में एक महिला कह रही है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए, ये हिंदुओं ने वोट दिया है, आप हिंदुओं के लिए काम कीजिए। देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, वो तो सबके लिए काम करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं उसमें सबको बराबर का मौका मिला है, हिस्सा मिला है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो हिंदू पश्चिम बंगाल के हैं वो इतने चिढ़े हुए हैं, उनके अंदर इतना रोष है
कि वो कहते हैं कि भाई हमने आपको इसके लिए वोट नहीं दिया है कि आप जाकर के मुसलमानों के विकास की बात करें। तो गुस्सा समझिए कितना है, गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो बाहर आकर के कह रहे हैं कि हमने आपको इसलिए वोट दिया है कि आप हमारे लिए काम करें, अब आप मुसलमानों के लिए काम ना करें। तो लोगों का गुस्सा बिल्कुल फूट रहा है। ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। अच्छा देखिए, ममता बनर्जी के सामने एक और भी बड़ी मुसीबत है, और वो कभी भी उस मामले में बुरी तरह से फंस सकती हैं और उसमें उनके जेल जाने के चांसेस भी हैं, हो सकता है। और वो है शिवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ की जो हत्या हुई है, और उसमें जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो इसकी आंच ममता बनर्जी तक पहुंचेगी, इसकी पूरी संभावना है। आपको याद होगा, इस घटना के बाद शिवेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि उनके पीए की हत्या इसलिए हुई है क्योंकि चंद्रकांत रथ ने भवानीपुर में उनकी जीत को सुनिश्चित किया। शिवेंदु अधिकारी की जीत को चंद्रकांत रथ ने सुनिश्चित किया और इसीलिए उनकी हत्या हुई है। और अब देखिए, इस हत्या में जो लोग संलिप्त थे वो धीरे धीरे पुलिस वहां तक पहुंच रही है। जो जितने भी कड़ी हैं वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अब देखिए, इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रकांत रथ की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और एक ज्वाइंट ऑपरेशन था पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस का, जिसमें 3 लोगों को पहचान किया गया उनका और उनको पकड़ा गया है। जिसमें से कि एक विशाल श्रीवास्तव है, एक राज सिंह है और एक मयंक मिश्रा है। ये 3 लोगों को पकड़ा गया है। अब समझिए कि इनके माध्यम से पुलिस तो जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं जिन्होंने साजिश रची है वहां तक तो वो पहुंच जाएंगे। और इस बात में दम लगता है जो शिवेंदु अधिकारी ने कहा था कि भवानीपुर में ममता बनर्जी का हारना और उसके बाद चंद्रकांत रथ की हत्या होना, यह दिखाता है कि कड़ी वहीं से जुड़ी है। अगर भवानीपुर में ममता बनर्जी नहीं हारती तो शायद ये हत्या भी नहीं होती। तो सोचिए कि इशारा किसकी तरफ है और शक के दायरे में कौन है। आप सोच के देखिए, ये शक के दायरे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं। याद कीजिए, एक होता है ना कि आप क्रिमिनल माइंडसेट आपका दिखता है। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था कि 4 मई के बाद, वो डायमंड हार्बर में आरामबाग एरिया में थे, उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद हम देखेंगे कि कौन तुम्हारा बाप आकर के तुम्हें बचाता है। ये क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है, ये क्रिमिनल माइंडसेट है। जाहिर है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट है तो वो इस तरह की साजिश रच सकता है, सुपारी दे सकता है। देखिए, अभी पुलिस ने ऐसा कुछ कहा नहीं है और ना ही कोई प्रमाण है, लेकिन शिवेंदु अधिकारी का यह कहना कि भवानीपुर में उनकी जीत हुई इसलिए चंद्रकांत रथ की हत्या हुई, और यह माइंडसेट अभिषेक बनर्जी का कि हम तुम्हें बताएंगे कि कौन तुम्हारा बाप दिल्ली से आएगा और तुम्हें बचाएगा, ये क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो इसकी आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंचेगी, और अभिषेक बनर्जी तक पहुंचेगी तो ममता बनर्जी भी बच नहीं पाएंगे, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस मामले में ममता बनर्जी बच नहीं सकती हैं, बहुत मुश्किल में पड़ेंगी। अब ये उनकी सहमति से हुआ कि सहमति से नहीं हुआ, लेकिन उनके करीबी लोग तो इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे कि संकेत मिल रहे हैं तो ममता बनर्जी की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है। विधायक विद्रोह करने पर उतारू हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 40-45 के आसपास जो विधायक हैं वो उनके खिलाफ हैं। जिस दिन उन्होंने बैठक बुलाई थी विधायक दल की, तो तकरीबन 10 विधायक तो वहां उस बैठक में पहुंचे ही नहीं। वो तो बैठक में नहीं गए, लेकिन असंतुष्टों की संख्या लगभग 40 से 45 है। और खबर तो यह भी है कि उनके जो सांसद हैं वो भी नाराज हैं और उनमें भी स्प्लिट हो सकता है, वो भी टूट सकते हैं। तो ममता बनर्जी इस वक्त बड़ी बुरी स्थिति में है, एक बुरा वक्त उनका चल रहा है, वो सीखने को भी तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उन सबों को एकजुट होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, लेकिन सबने मना कर दिया। सबने कहा कि ना, जो क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है वो ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि आपने बंगाल में ये जो राजनीति शुरू की है और हमें खत्म करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीपीएम ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया, अब ममता बनर्जी तो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन चाहती हैं, जो अल्ट्रा लेफ्ट है उसका समर्थन चाहती हैं। खैर, सबने मना कर दिया कि हमें ममता बनर्जी का साथ नहीं देना है। तो ममता बनर्जी बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी हैं और उनके सामने अब बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है। राजनीति में वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी हैं। उनका भविष्य क्या होगा बिल्कुल स्पष्ट है, बंधकार में ही है।
और वैसे भी पश्चिम बंगाल में एक परंपरा रही है कि एक बार आप सत्ता से बाहर हुए तो लंबे समय तक आप सत्ता से बाहर होते हैं। 71 साल की वो हो चुकी हैं। ममता बनर्जी की राजनीति का एक तरह से अंत हो चुका है। 15 साल उन्होंने जिस तरह का शासन किया, और मैं आपको बता दूं 15 साल जब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में शासन किया तो उसको लोगों ने जंगल राज के तौर पे याद रखा, और उसके बाद 20 साल तक नीतीश कुमार की सरकार चली, और आज भी जब भी इलेक्शन होता है तो लोगों को वही जंगल राज याद आता है और लोग लालू यादव की पार्टी को, तेजस्वी यादव को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपने 15 साल में ममता बनर्जी ने ऐसी मिसाल पेश की है गुंडागर्दी की, मुस्लिम तुष्टीकरण की, ऐसी मिसाल पेश की है कि आगे भी पब्लिक एक लंबे समय तक उनके इस कुशासन को भूलने वाली नहीं है, और उनकी वापसी बहुत मुश्किल लग रही है। उसी तरह से जैसे कि राजद की वापसी बिहार में मुश्किल है, वैसे ही ममता बनर्जी का फिर से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आना बिल्कुल मुश्किल दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।